फाइनेंशियल लिटरेसी। और इसमें देखिए आइटम कितनी है, FL1 से लेकर FL5 तक। तो यहाँ पे FL1 से लेकर FL5 तक जो है वो 5 आइटम्स हैं। इसके बाद एक वेरिएबल है मेरे पास फाइनेंशियल नॉलेज का FK। इसमें जो आइटम है वो FK1 से लेकर FK5 तक है, वो भी FK1 से FK5 तक। फिर एक वेरिएबल है मेरे पास, मैं जो वेरिएबल यहाँ पे यूज करूंगा आपके लिए, फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क का जो वेरिएबल है उसमें 3 आइटम्स है मेरे पास, FR1 से लेकर FR3 तक। और फिर मेरे पास उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल है DV, डिपेंडेंट वेरिएबल। DV में मेरे पास जो वेरिएबल है दैट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जो मेरे पास आइटम्स हैं 4 है, ID1 से लेकर ID4 तक, ठीक है। ये हमारे पास DV है एंड दिस इज द मीडिएटर। पहले मैं विदाउट मीडिएटर कराऊंगा, उसके बाद फिर मीडिएटर में ऐड करूंगा। और ये अभी नहीं ऐड किया मैंने, करवा दूंगा, फाइनेंशियल मोटिवेशन ऐड कर लेंगे, ठीक है, करवा दूंगा वो भी मैं, टाइम अगर मिला ना तो भी करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए तसल्ली तहम्मुल होना जरूरी है। ये दो मेरे पास मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ली है IVs, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल नॉलेज। तो अब मैंने इस एक्सेल शीट को जो है वो ट्रांसफर करना है, इंपोर्ट करना है मैंने स्मार्ट विलेज में। एक और चीज बता दूं, यहाँ पे ये जितनी भी आपको हर वेरिएबल से जितनी भी आइटम्स मिल रही है ना, उसके रिस्पॉन्सेज जो है वो 1 से लेकर 5 तक हैं। 1 मींस स्ट्रांगली डिसएग्री एंड 5 मींस स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली एग्री, 1 मींस स्ट्रांगली डिसएग्री। मैं इसको एक्सेल को क्लोज कर रहा हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। रेड में स्मार्ट विलेज पे जाऊंगा, ये स्मार्ट विलेज मैंने यहां से ओपन किया। सबसे पहले आपने वर्क प्लेस है वो डिसाइड करनी है कि जो भी काम आप करेंगे वो कहां पर सेव होना चाहिए। इसका ये फायदा है कि काम आपका सेव होता जाएगा, ठीक है। अगर इन फ्यूचर आपका वो स्मार्ट विलेज एक्सपायर भी हो गया ना, ठीक है, काम आपका सेव है। आपको एक एक चीज की आपको फाइल पड़ी है एक्सेल में, उसके एनालिसिस भी है, डाटा फाइल भी, सब कुछ है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको पाथ दूंगा, मैं कहता हूँ कि डी फोल्डर में जाके पहले मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे न्यू के ऑप्शन में जाऊंगा, फोल्डर क्रिएट करूंगा, लैपटॉप किसका है, मार्कर। यहाँ पे चले इसको मैं नाम दे देता हूँ BRM का। सर ऑलरेडी BRM का फोल्डर है बड़ा, अच्छा वो लास्ट टाइम क्रिएट किया था मैंने। नहीं सर, ये उसमें डिफरेंट है। अच्छा BRM, चले BRM PLS कर देता हूँ, ठीक है, या BRM प्रोजेक्ट कर देता हूँ, BRM प्रोजेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है जी, ये मैंने उसको जो है वो पाथ में प्लेस से दिया है, वर्क प्लेस, कि मेरा काम जो भी होगा अब इसमें सेव होगा। अब हमने उस प्लेस पे जाके नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। उसके लिए क्या करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। इसका ना वो टच माउस है ना थोड़ा सा जरा, ठीक है। हाँ जी, अब इसको मैंने नया नाम देना है, वो मैं नाम क्या दूंगा, अगेन इसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ BRM। इसको मैंने यहाँ पे कर देना क्रिएट, ये मैंने क्रिएट कर दिया। आपको ये प्रोजेक्ट के दो ऑप्शन नजर आ रही है, कहता है क्रिएट मॉडल एंड एक ऑप्शन है इंपोर्ट डाटा फाइल। तो पहले हम डाटा फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो हम मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट डाटा फाइल है, वो डाटा फाइल कहाँ पे सेव की थी, डाउनलोड में। डाउनलोड में मैंने ये गल्फ 2 के नाम से जो है वो फाइल सेव की है, ठीक है। इसको वो कहता है वेरीफाई करने की यही फाइल है, मैं कहता हूँ जी यही है। ड्रैग करेंगे हम इसको थोड़ा नीचे से, यहाँ पे इंपोर्ट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो ये आपकी जो डाटा फाइल है ये सारी आपकी जो है वो इंपोर्ट हो गई है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बैक पे, तो ये गल्फ के देखें फाइल जो है वो इंपोर्ट हो गई है। ब्रैकेट में आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है, दैट इज यहाँ पे 959, किसमें 959 जो है वो ऑब्जर्वेशंस हैं।
ठीक है, हर वेरिएबल की 99 में ऑब्जर्वेशन है इसमें। अच्छा, अब करना क्या है, सिंपली आपने इसको डबल क्लिक करना है, आपने अगेन डाटा फाइल के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट मॉडल की, क्रिएट मॉडल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन फिर आपसे पूछेगा मॉडल टाइप क्या है, मॉडल टाइप में कहूंगा PLS SEM, पार्शियल रीस्केल SEM। तो इसको मैंने यहाँ पे जो मैंने मीडिएशन एनालिसिस भी करनी है तो मैंने PLS SEM चूज कर लिया मैंने, ठीक हो गया। अच्छा, आगे मॉडल नेम, मॉडल का नाम मैं दे देता हूँ गल्फ एनालिसिस या फाइनेंशियल लिटरेसी का दे दूं, फाइनेंशियल लिटरेसी का दे देते हैं, ठीक है, FL। इसको मैंने कर दिया सेव। अब ये जो हमने, आपको याद होगा हमने वो जो पहले पाथ हमने सेव किया था, मेरा वर्क प्लेस कहाँ पे सेव होनी चाहिए, ये उस फोल्डर के अंदर इस मॉडल के नाम से जाके जो है उसको सेव कर देगा। अब आप समझेंगे स्मार्ट PLS की उसकी जो है वो वेरिएबल्स को कैसे जो है इसमें आपने अपलोड करनी होती है। ठीक है जी सर, ठीक अच्छा, देखिए यहाँ पे आपके पास एक आ रही है आइटम्स की लिस्ट वेरिएबल वाइज। जैसे अगर ये फाइनेंशियल नॉलेज है तो देखो उसने 0 से स्टार्ट किया हुआ है पहली आइटम को, तो फाइनेंशियल नॉलेज की जो है वो 5 आइटम्स है, 4 तक एंड हो रही है सीरियल नंबर तक। फिर इस तरह फाइनेंशियल लिटरेसी तरतीब से आइटम्स है सारी, ये जो आपने एक्सेल की आपने जो ऑर्डर दिया था उसी तरतीब से आ रही है। अब ऊपर अगर आप ऑप्शंस पे देखें, ऊपर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे बैक की ऑप्शन है, कन्वर्ट की ऑप्शन है, कैलकुलेट है, जब हम क्लिक करेंगे कि हमारा मॉडल जो है वो एस्टिमेट करके दो। इसके बाद वो सिलेक्ट की ऑप्शन है, पुनट की ऑप्शन है, ये हम सारे यूज करेंगे। हम ये करना क्या है, बड़ा सिंपल वे है स्मार्ट PLS में। आपने वेरिएबल वाइज सब आइटम्स को आपने वन गो में ही सिलेक्ट करना है, वन गो में ही, ठीक है। आपने वेरिएबल्स वाइज जो है वो आपने एक एक वेरिएबल करके उसकी जितनी भी आइटम्स होंगी इनको आपने इकट्ठे सेलेक्ट करके आपने इसको ड्रैग करना होता है। उसका मेथड क्या है, हाँ जी सर डेमोग्राफिक का भी टेबल बनाएंगे? हाँ जी बनाए, आपने जरूरी नहीं है, ठीक है, एक बार याद रखना जहाँ पे आपके डेमोग्राफिक आपकी ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है, कि आपने कोई जेंडर वाइज एनालिसिस करने हैं या आपने एजुकेशन वाइज एनालिसिस करने हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड है तो आप उसमें ऐड करेंगे, वो नीचे इसमें मेरे पास अभी नहीं है लेकिन वो इसकी जो मेन शीट है उसमें थी। अच्छा सुन लो जरा, फिर आपने दो तरह एनालिसिस करनी है, एक डेमोग्राफिक के बगैर और एक डेमोग्राफिक के साथ रोबस्टनेस चेक के लिए, ठीक है। ये काम में फिर दोनों दो करना है आपने, लेकिन अभी फिलहाल मेन वेरिएबल्स के साथ ही कर दोगे तो उतना ही काफी। लेकिन जिनके ऑब्जेक्टिव्स में है कि ऑब्जेक्टिव है कि मैंने इसमें एजुकेशन वाइज या एज रेंज वाइज या मैंने उसमें कह लो जेंडर वाइज या मैरिटल स्टेटस वाइज या एम्प्लॉयमेंट वाइज मैंने कोई है वो टीवी का फैक्ट चेक करना है क्या आ रहा है, तो वो लाजमी ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। वो तरीकाकार सबका सेम होता है, वो भी उस तरह ही ऐड होने हैं। फ़र्क क्या है, इसमें आइटम्स हैं, किसी में 3 किसी में 4 किसी में वो आइटम्स आ जाएंगी, वो सिंगल आइटम बेस होगा और कुछ भी नहीं फर्क इसमें। सिलेक्शन मॉडल, हाँ जी मैंने कल जब डाला था ना तो डेमोग्राफिक के अंदर मेरा मैरिटल स्टेटस का नहीं, मैरिटल जेंडर का मेल फीमेल सिर्फ 2 थे ना, तो उसके अंदर वो बाइनरी आ रहा था, बाकी सारा मैच आ रहा था, तो अगर डाटा टाइप मैच नहीं हो रही तो उसके अंदर एरर दे रहा था डेमोग्राफिक का। वो तुमने जो है ना वेरिएबल तुमने अटैच किया होगा ना, अपने एरो नीचे लिखाया होगा, अच्छा ठीक है, वो लेके आना मैं कर दूंगा, लेकिन डेमोग्राफिक की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है आपके भी, आपके तो है ही नहीं ना, उसमें जरूरत ही नहीं है। उसमें डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगी कि मेरे जो है वो क्वेश्चन में इतने % मेल थे, इतने % ये एजुकेशन वाइज था, बस उसमें बस वही करो, बस डिस्क्रिप्टिव सब एक्सेल पे कर लो, ठीक है, जरूरी नहीं है। अच्छा सुन ले जरा, देखें पहला वेरिएबल कौन सा आ गया मेरा, वहां से बताएं जरा, इंडिपेंडेंट पहले फाइनेंशियल नॉलेज स्टार्ट से अपने आइटम स्टार्ट करनी है, एक पहले क्लिक कर दिया, आपने सिलेक्ट कर लिया, उधर देखना भाई, इधर नहीं है वो उधर है। उसके बाद शिफ्ट का बटन आपने जो है वो प्रेस करके रखना है,
और शिफ्ट का बटन तब तक प्रेस कर रखना है जब तक कि आप फाइनेंशियल नॉलेज की तमाम आइटम्स को सिलेक्ट कर लें। 5 की 5 जब सेलेक्ट होगी ये सिंपली क्या करना है, अच्छा क्लिक नहीं करना, यहाँ पे देखिए एरो जहां पे भी है आपने इसको अपने जिनके पास माउस है माउस पे लेफ्ट क्लिक किया, जहां से जो लेफ्ट वाला क्लिक है ये वो देखना, क्लिक कर दिया फिर दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी F2 F3 F4 F5। इसको आपने चाहे वो देखें और से देखें जरा छोटा सा बॉक्स आपको साथ साथ मूव करना नजर आ रहा है ना छोटा सा बॉक्स, इसको जहां पे लाके आपने चाहे वो लीव कर देना है। उसने फाइनेंशियल नॉलेज का FK के नाम से चाहे वो एक वेरिएबल जनरेट कर दिया है। ये काम हम किसमें करते थे SPSS में मैनुअल, खुद ब खुद कर दिया इसने। यहाँ पे आपने करना है एंटर कर दिया तो फाइनेंशियल नॉलेज की देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर इंतजार बहुत किया है वीडियो वाला देखिए सीरियस में शुरू कर दिया सर इतनी सस्पेंस करिए आपसे डाउनलोड करवा ये मैं लास्ट 2 वीक से डाउनलोड कर लिया तो वो भी ये कल बस ना मेरे जो है वो एकदम दिमाग में ना आइडिया आया कि वो बुखारी साहब बस बैठा था मैं, उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर साहब आप तो जी में तो मेरा ले जाओ। मैं कहा हाँ मैं तो पूरी MSc क्लास पढ़ाता रहा हूँ वहाँ पे और 2 दफ़ा पढ़ाई है वहाँ पे, तो मैं अपने लैपटॉप पे लगाता रहा हूँ लीड। वहाँ से आइडिया क्लिक किया कि मैंने क्लास चेंज कर लेते हैं, लैपटॉप चेंज करके हम क्लास चेंज कर लेते हैं, तो आइडिया क्लिक करते हैं। चलिए एनीवे ये फाइनेंशियल नॉलेज की जो है वो 5 आइटम हमारे पास आ गई, ऐसे ही है। अच्छा इसकी जो डायरेक्शन है ना दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये स्मार्ट सिलेबस में डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आईवी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मॉडरेटर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और मीडिएटर की। इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आईवी के जितने वेरिएबल्स हैं कोशिश करें अगर आपके 2-3 वेरिएबल है ना इसको आप लेफ्ट अलाइनमेंट करें। आपके क्या लेफ्ट, ये कौन सी अभी राइट। उसके लिए मैंने करना क्या है, यहाँ पे ये रेड इसने दिया या ब्लू जो भी इसने दिया है सर्कल, इस पे हमने क्लिक कर दिया, ये ऑप्शन आ रही है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये कहीं चेंज हो रहा है, ये आप इसको मूव कर सकते हैं जो सी अलाइनमेंट चाहे आप उसको अप डाउन राइट लेफ्ट, वो डिपेंड करता है आपके वेरिएबल पे या आपकी उस पे टेक्निक पे, आपकी जो ब्यूटी ऑफ डायग्राम पे कि आपने किस तरह इसको रखना है। ठीक है, क्योंकि हमने बात को प्रिंट करना था आपस में। हो गया ये सेम एज इट इज। अब मैं करूंगा फाइनेंशियल लिटरेसी के वेरिएबल 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको मैं अगेन इसमें लाके यहाँ पे एंटर करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगेन मैं इसको अलाइनमेंट कर दूंगा, ऐसे ही है। इसको थोड़ा सा और लाइन करना है तो उसके बिल्कुल पैरेलल, अगर हमने जहाँ पे ग्रीन लाइन शो कर रहा है ना, ये इन्हें लाकर इसको लीव कर दें, बिल्कुल इसके नीचे पैरेलल आ गई है। डन हो गया। ठीक है, इसके बाद चले मैं इसमें ना मीडिएटर भी ऐड कर देता हूँ। मीडिएटर क्या था हमारे पास, फाइनेंशियल रिस्क। अब उसकी 3 आइटम्स हैं। फाइनेंशियल रिस्क की हमें 3 आइटम्स ऐड करनी है। सबसे एंड में है 1 मीडिएटर को आपने 2 ही वेरिएबल है जो कि हमारे पास अभी छोटा सा मॉडल है, इसको मैं सेंटर में कर रहा हूँ। इसकी प्लेस बेस्ट यही है फिलहाल के लिए। लेकिन फिर कह रहा हूँ आप अपने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली अपने प्लेस को खुद आपने डिसाइड कर लेना। आपने कोशिश करें तो सेंटर में ही रखें। मॉडरेटर को आपने करना है बॉटम में, ठीक है, या टॉप पे। मीडिएटर हमेशा सेंटर में। अब मीडिएटर के लिए हमारे पास देखें डायरेक्शन है ये वाली, ये ऐसी रहेगी अभी, ये आपने ऐसे डिस रखनी है आपने ये। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें इधर सुनने जरा, आप जो डीबी साथ अटैच भी करनी है आपके सारे के लिए, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ये डाउन में भी कर सकते हैं कि ताकि ये हमारा सर्कल जो है वो आगे मजीद एक्सटेंड होके जो कनेक्शन है वो डीबी तक चला जाए। तो ये हमारे पास आ गया मीडिएटर। अब रह गया पीछे डिपेंडेंट वेरिएबल डीवी। डीवी में कितनी आइटम है, 4, 1 2 3 और ये 4 नहीं ली मैंने, नहीं 5 है। अच्छा चले इसको भी डिलीट कर देते हैं। मेरे ख्याल में अब मैं करता हूँ जरा इसकी रीज़न। मैंने चूँकि आई थिंक पेपर में 4 ही यूज़ की थी, उसमें से बल्कि एक बार निकाली थी।
आई थिंक सो कि एक ना इसमें डीवी में प्रॉब्लम है, तो आपको फिलहाल 4 से कराने लगा मैं, क्योंकि मैं इस पर पहले टेस्टिंग कर चुका हूँ। ID1 ID2 अभी भी इसमें से एक हमने भी रिमूव करनी है, वो कब कैसे करेंगे क्यों करेंगे मैं इसलिए जान उसके भी एक रखूँगा। यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। इसकी डीवी के जो अलाइनमेंट है वो आपकी राइट साइड भी होनी चाहिए आपकी, है ये ऐसी तरफ होनी चाहिए, ये लेफ्ट अलाइनमेंट आपकी हो, ठीक है ना, अपवर्ड ना डाउनवर्ड बल्कि राइट साइड पे। अच्छा, अब आपने इनकी अलाइनमेंट्स करनी है, कैसे करनी है आपने कोशिश करें, ये देखिए ये अलाइनमेंट आ रही, ग्रीन लाइन आ रही है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे छोड़ देना, आपने यहाँ पे, क्योंकि आपने मॉडल्स को कनेक्ट करना है, आपने इसको इससे कनेक्ट करना है, क्योंकि ये आईवी इफेक्ट कर रहा है किसको, मीडिएटर को, मीडिएटर इफेक्ट करेगा किसको, डीवी को। अच्छा, फिर आईवी डायरेक्टली जो है वो डिपेंडेंट को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि चैनल ये भी आएगा, चैनल ऐसे भी आएगा, चैनल ये भी आएगा, आपके मल्टीपल चैनल्स बनेंगे क्योंकि मीडिएशन है ये। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, नेक्स्ट काम करना है, सिलेक्ट पे क्लिक करना आपने, सिलेक्ट करना आपने। सबसे पहले चैनल्स आपने बनाने हैं मीडिएटर के साथ, ये आईवी का कनेक्ट करना था मैंने, वो ठीक है। इसको दोबारा हम अलाइनमेंट कर लेते हैं। इसके पास माउस पड़ा हुआ है, वायरलेस, हाँ माउस से कनेक्ट देखिए। स्टार्ट करने हैं, पहले आपने चैनल में आईवी का मीडिएटर के साथ, जहां पे ग्रीन लाइन होगी वहां पे आपने छोड़ देना है। एरो लग गया इसका, कि मतलब कि ये इसका आईवी का मीडिएटर पे इफेक्ट है। इस तरह सेकंड आईवी का भी आप पहले एरो सेलेक्ट कर लें, ये भी ग्रीन लाइन जहां पे आएगी आपने इसको लीव कर देना है। हाँ वेरिएबल सारे हमने सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट नहीं करना, इधर सुन लो जरा। यहाँ पे आपने आईवी का पहले चैनल बनाना आपने किसके साथ, मीडिएटर के साथ। इस तरह ये आपने पहले सबको कनेक्ट करना आपस में, ठीक है, या कनेक्ट कर रहे हैं। देन इसके बाद मीडिएटर का डीवी के साथ, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, ठीक है। हाँ जी, नहीं ये ठीक है, ये फर्स्ट बनाया उसने ग्रीन लाइन शो की थी इसने, फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ सीधा होना चाहिए ना, अच्छा लगेगा। नहीं ये उसने ग्रीन लाइन शो की बेस्ट फिट है ये। आप मैं कहता आप अपनी बिजनेस है जिस तरह आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, हमें अच्छा लगा, मिलना तुम बाद में कर देना, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास अभी सिर्फ मीडिएशन, इनडायरेक्ट इफेक्ट है ये, लेकिन अभी हमने डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो भी हमने उसको कनेक्ट करना है। जैसे आईवी का, फाइनेंशियल नॉलेज का, फाइनेंशियल लिटरेसी का जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, तो उसके लिए भी क्या करूंगा मैं, फाइनेंशियल लिटरेसी से एक एरो लेके इन्वेस्टमेंट डिसीजन तक, ठीक है, सेम एज इट इज फाइनेंशियल लिटरेसी का एक एरो इन्वेस्टमेंट डिसीजन तक, ठीक है। नहीं आप अभी तो सिर्फ ये ना दो वेरिएबल्स हैं, आपको लग रहा है बड़ा सिंपल सा, कॉम्प्लिकेटेड जो मॉडल होते हैं क्या एरो पता नहीं चल रहे हैं, एरो पॉइंट कहां से जा रहे हैं, ठीक हो गया जी। कर लिया आपने, सेलेक्ट करने के बाद जब आप सारे अपने मॉडल्स को सेलेक्ट कर लेंगे कि मैंने ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट लेने हैं, कैलकुलेट करने हैं, फिर आप इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर देना आपने। सर मॉडल को नहीं बताना कि क्या इंडिपेंडेंट, क्या डिपेंडेंट और क्या नहीं, वो बता चुको खुद। ये तो स्मार्ट प्लस की ब्यूटी है, ये आपने आईवी ले लिए, आपने ये चैनल जो आपने ड्रॉ किया ना, कनेक्ट किया, जो आपने कनेक्ट किया है, ये खुद एक्सप्लेन कर रहा है कि दरमियान में ये मीडिएटर है। क्यों? क्योंकि पहले इसका इस पे इफेक्ट है, फिर इसका, तो ये क्या है, मीडिएटर है। अब मॉडरेटर कैसे होता है वो बाद में करेंगे हम, मॉडरेटर के अलग चैनल एक होता है, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट इफेक्ट मीडिएटर नहीं है तो सिर्फ अगर आप इस वेरिएबल को आप यहाँ पे ले आते हैं ना और डायरेक्टली सबको अटैच कर देते हैं, तो स्मार्ट प्लस ने खुद डिफाइन कर दी कि भाई ये क्या है, सिर्फ सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस है, डायरेक्ट इफेक्ट है, इसमें कोई इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, कोई मीडिएशन नहीं है। अब आपने डिफाइन कर दी कि भाई पहले इसका इस वेरिएबल इफेक्ट, फिर आगे से इसका इस पे इफेक्ट, तो ये स्मार्ट प्लस ने खुद आइडेंटिफाई कर दी कि दैट इज द मीडिएटर। अब जो आपको रिजल्ट निकाल के देगा उसके मीडिएशन के लिहाज से निकाल के देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें आपको कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती।
इसके बाद आपने इस पे करना है कैलकुलेट, बस पे जरा खामोश। ये आपने कैलकुलेट कर दिया। सबसे पहले हमने रन करने हैं, देखिए दो हमने रन करने हैं। हमने एक हमने रन करना है पहले PLS एल्गोरिथम और फिर बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए है। जो जितने भी एल्गोरिथम है ना स्मार्ट PLS के, इसमें पहले आपको वो उसके प्री टेस्टिंग शो करेगा कि क्या मॉडल हमारा रिलायबल भी है या नहीं है, या वैलिड भी है या नहीं है, क्या हम उसके आगे मजीद बूटस्ट्रैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको करा दूंगा जो आपके काम की हैं, कुछ चीज़ें जो अननेसेसरी हैं वो सिर्फ आपको बता दूंगा, समझा दूंगा भाई ये रिजल्ट है, लेकिन जो आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए हासिल करनी होगी वो आपने लाजमी रन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे PLS पहले मैं करूँगा इस पे एल्गोरिथम पे। यहाँ पर आपने बस जो डिफॉल्ट ऑप्शन है उस पर रहने दे बस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ PLS सेटअप है, पाथ एनालिसिस है, यहाँ पे रन करने होते हैं आपने पाथ कोएफिशिएंट निकालने के लिए। आपने क्या करना है, स्टार्ट कैलकुलेशन पे क्लिक करना है, तो इसने एल्गोरिथम जो है वो ये रन कर दिए। अब हमारे पास दो जो है वो वे हैं कि पहले हम अपनी आइटम्स को देखें कि किस आइटम को हमने रिटेन करना है, किस आइटम को हमने रिटेन नहीं करना। इसमें होता क्या है कि जिस आइटम के साथ ये, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये वैल्यूज आपको नजर आ रही होंगी, ये जैसे 0.852 FK1 के साथ FK2 के साथ 0.858 है। सिमिलरिटी आपको ये भी आपको आइटम्स नजर आ रही है, इतनी वैल्यूज, ये भी आपको तीन वैल्यूज नजर आ रही हैं। सेम एज इट इज आपको ये भी वैल्यूज नजर आ रही हैं। ठीक है, अब अगर तो इनमें से कोई वैल्यू 0.5 से कम है तो आप उसको वहीं पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, नहीं इनसिग्निफिकेंट 0.5 से पाथ कोएफिशिएंट अगर आपका 0.5 से कम है तो आप उसको आइटम को वहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है, सिंपली आप क्लिक करेंगे और आप वहां से डिलीट का बटन जो है वो प्रेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस आइटम को डिलीट करना है ID4 को या ID3 को, फॉर एग्जांपल ID3 को मैं डिलीट करना है अगर, तो मैं क्या करूंगा, इसके एरो पे जाके क्लिक करूंगा, सिलेक्ट कर लिया उसने, और यहां से मैं डिलीट का बटन जो है वो, या सर ये जो वैल्यूज है ये वैसे बता क्या रही है कि ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैं नहीं क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये पाथ कोएफिशिएंट है सारे ये। ठीक है, मैं बता देता हूं, अभी हम उसकी एक्सेल टेबल में जाएंगे, ये वहां पे मैं शो करूंगा। ये सारे पाथ कोएफिशिएंट हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो कम से कम 0.5 आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कि आपको याद होगा SPSS में हमने वो मैनुअली रन किया था, उसमें क्या कहते हैं PCA एनालिसिस रन किया था, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है ना, उसमें लास्ट में हम एक ऑप्शन पे क्लिक करते थे गिव मी द कंपोनेंट फैक्टर स्कोर, वो मैनुअली हम पहले क्लिक करते थे। तो जिसका फैक्टर स्कोर 0.5 से कम होता है उसको हम अपनी आइटम से डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक होगा। प्रॉब्लमेटिक इसलिए होगा, कैसे होगा, उस वेरिएबल की रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, इफेक्ट कहाँ हो जाएंगे, वैलिडिटी भी नहीं रहेगी ज़्यादा। ठीक है, और फिर दूसरा जो है वो आर्ट्स की वैल्यू को भी कम कर देगा वो, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता आइटम को, वेरिएबल को, वो आइटम वेरिएबल्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही होती। तो हमारे पास ये मेथड होता है इस तरह। अब ये हमने एल्गोरिथम हमने रन कर लिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो आपने सबसे पहले क्लिक करना है वो किस पे करना है, आपने पाथ कोएफिशिएंट पे ये डबल क्लिक करेंगे। करते थे रिलायबिलिटी क्रोनबेक अल्फा के थ्रू। ठीक है, फिर वैलिडिटी हम चेक करते थे, उसकी कंपोनेंट स्कोर मैट्रिक्स चेक करते थे, वो तो हमने चेक कर लिया डायग्राम में कि 0.5 सारे ऊपर ही हैं। ठीक है, इस तरह हम कुछ यहाँ पे जो है वो अगर आप देखेंगे कुछ प्री टेस्टिंग के जो है वो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चेक करनी है कि मॉडल जो है हमने जो रन किया है वो रिलायबल या वैलिड भी है कि नहीं है। इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने देखिए रिजल्ट आ गए, ये विजिबल है आपको। एक ये कॉलम क्रोनबेक अल्फा का और एक आपने करना होता है ये लास्ट कॉलम एवरेज वेरिएंस एक्सप्लेन्ड का। इन दो के बेस पे जो डिसीजन लेना था आपने। सबसे पहले हमने देखा क्रोनबेक अल्फा, वैल्यू आपको मैंने कहा था कि 0.7 हो तो गुड है, 0.8 हो तो उससे 0.8 से 9 के दरमियान वेरी गुड है, 9 से 0.9 से पावर तो एक्सीलेंट है, लेकिन 0.6 पे ये एक्सेप्टेबल है, 0.6 से नीचे एक्सेप्टेबल तमाम वैल्यूज हैं वो 0.6 से सिर्फ एक वैल्यू से रेड की है। स्मार्ट PLS आपको
जहां पे रिजल्ट में प्रॉब्लम होगी ना वो खुद रेड कर देगा, या जहां पे वो बेंचमार्क के करीब करीब होगी वो खुद आपको रेड कर देगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है। लेकिन उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। जैसे इसने यहाँ पे क्रोनबैक अल्फा में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको 0.66 करके रेड कर दिया है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है वैल्यू, ठीक है। बाकी तीन हमारे जो है वो ठीक है बिल्कुल, और हमारा तो मेन डिग्री हम इसको रिमूव इस तरह इस वैल्यू पे नहीं कर सकते। हाँ, अगर 0.6 से नीचे होती तो फिर इसके अदर फिर मैयत हैं, डाटा को क्लीन करो, डाटा में कुछ आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको क्लीन करो, या जो मैं आपको बताया कंपोनेंट स्कोर जो मैंने दिखा था लास्ट में डायग्राम में, वो अगर हमारा किसी आइटम का 0.5 से नीचे होता तो हम उस आइटम को रिमूव कर देते हैं, फिर उससे ये इंप्रूव हो जानी थी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर देखें ये वैल्यू है, एक है एवरेज वेरिएंस स्ट्रेन, इसकी वैल्यू मिनिमम 0.5 होनी चाहिए, मिनिमम रेड कर दिए 0.499 एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 0.5 ही है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट्स के बाद 2 दूं तो ये 0.50 ही है। और दूसरी बड़ी वजह कि हमारे पास जो क्रोनबैक अल्फा है वो एक्सेप्टेबल है इसका, तो इसलिए मैं इस वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लूंगा। इट मींस कि मॉडल जो है हमारा रिलायबल है। इसके बाद आप लोग आ जाइए यहाँ पे वैलिडिटी चेक करने के लिए। तो वैलिडिटी के लिए सबसे पहले हमें चेक करनी है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे, बस पे खामोश पे, इस पे दो मैट्रिक्स आएंगे, एक आपके पास है ये HTMT और एक आपके पास है फोकर फोनल लैकर। बस भैया खामोश प्लीज, ठीक है। चलिए, अच्छा, दो मैट्रिसेस में एक है HTMT रेशो, ठीक है। पहले आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास देखिए आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी HTMT मैट्रिक्स। ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं काफी ज्यादा। इसमें अगर आप देखें सिर्फ एक, सारी वैल्यूज ग्रीन है, सिर्फ एक वैल्यू जो है वो ब्लैक है, सिर्फ एक वैल्यू रेड नहीं है, ब्लैक है, ठीक है। मतलब कि वेरी नियर टू बेंचमार्क। लास्ट टाइम कहा था कि इसकी वैल्यू 0.90 से जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो कोई भी वैल्यू हमारे पास जो है वो 0.90 से एक्सीड नहीं कर रही, ऐसी है ना। सिर्फ ब्लैक कर दिया है कि वो बड़ी करीब तरीन आ गई है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल नॉलेज के दरमियान जो वैल्यू है ये बहुत क्लोजर है, ये ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। इसके पहले रीजन में सुनने बता चुका हूं। पहले डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है इसका, कि हाँ फर्क करे। फर्क कब नहीं करेगी, जब दोनों आपस में चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है कोरिलेशन का, इन दोनों की जो इंटर आइटम कोरिलेशन का जो कंबाइंड मैट्रिक्स है, इनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो क्रॉस कोरिलेशन से हम कहते हैं। क्रॉस फाइनेंशियल लिटरेसी का है और फाइनेंशियल नॉलेज का, वो कोरिलेशन क्रॉस कोरिलेशन 0.90 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर वो 0.90 होगा तो इट मींस कि दोनों के आइटम आपस में कोरिलेट कर रही हैं, तो दोनों तो डिफरेंट वेरिएबल हैं, इट मींस कि उनमें फर्क नहीं था। लेकिन यहाँ पे है क्योंकि सारी वैल्यू 0.9 से कम है, तो इसलिए ये जो है वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मॉडल रिलायबल भी है और वैलिड भी है, ठीक है। ये तो गया एक मेथड के थ्रू। एक और मेथड है लेकिन अभी आपको कराऊंगा, अभी आपने यहाँ तक रखना है बस, ठीक है। एक मेथड के थ्रू रखना है क्योंकि टाइम जो है हमारे पास कम है। अच्छा, इसके बाद एक और आती है टेस्टिंग, ये शायद आपको मैंने पहले नहीं कराई भी, VIF। ये वैसे सुन लें, आपने अपने प्रोजेक्ट में करनी नहीं है, सुन लें। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, वेरिएंस फैक्टर ये होता क्या है? दैट इज टू डिटेक्ट द मल्टीकोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी। अब ये मल्टीकोलिनियरिटी है क्या, ये भी आप सुन लें। मल्टीकोलिनियरिटी मींस व्हेन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड टू ईच अदर। वही पिछली बात अभी कि जब दो वेरिएबल्स आपस में स्ट्रांगली कोरिलेट कर जाएं। कोरिलेट हाईली किसको करना चाहिए? इंडिपेंडेंट को और डिपेंडेंट को।
लेकिन जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में हाईली कोरिलेट कर जाएं तो इट मींस दैट इज द प्रॉब्लम। वो आपस में हाईली कोरिलेट कर रहे हैं। जब हाईली कोरिलेट करेंगे इसका मतलब क्या है कि जो एक वेरिएबल है वो दूसरे का कोई ना कोई मल्टीपल फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, या उसकी वैल्यूज जो है वो उसके बिल्कुल तकरीबन उसकी वैल्यूज के इक्वल भी हो सकती हैं। तो फिर दोनों में फर्क क्या रह गया? ऐसे ही है ना। तो वो फर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है वो हम एस्टिमेट करते हैं कि वो अगर नहीं है। सर अगर हमें आए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का तो क्या हम उन दोनों को लाइक एक में कर सकते हैं? अच्छा, अब वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो हम टॉपिक मतलब पे आपने एनालिसिस FL और FK के जो चार सवाल है वो अलग-अलग मॉडल मैं इकट्ठा भी करता हूँ क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल लिटरेसी को कुछ जो है ना वो समझते हैं ऑथर दैट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, लेकिन ये सेम थिंग नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल लिटरेसी के जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। डिफरेंट स्टाइल इट मींस कि एक में पूछ लिया कि बताएं आपको बॉन्ड्स का कितना नॉलेज है, आपको शेयर का कितना नॉलेज है, इंटरेस्ट रेट का कितना नॉलेज है, ठीक है। और एक हमने आइटम्स पूछ ली हैं कि बताएं कि आप अपने फाइनेंस डिसीजन कैसे करते हैं, ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में कितना नॉलेज है, ठीक है। फिर साथ पूछ लिया कि अगर आपको कोई मतलब कि सपोज दैट चांस मिले उसका इन्वेस्टमेंट का, तो आप अपने सेविंग हैबिट्स को किस तरह मैनेज करते हैं, उसके बारे में सेविंग हैबिट्स का कितना नॉलेज है। तो मतलब कि एक पूरा जो है वो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नॉलेज है और एक आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में जो है वो नॉलेज है, ठीक है। तो दोनों जो है वो अलग चीज़ें जो हमने उसको सेपरेट कर दिया, हमने दोनों को 5-5 आइटम्स में जो डिवाइड कर दिया। तो लेकिन अगर कोई वेरिएबल बहुत क्लोजर है आप इसको यहाँ पे कर सकते थे। कोई बहुत क्लोजर अगर वेरिएबल है तो तकरीबन एक चीज़ है, आप उसको मर्ज कर सकते हैं। मतलब सर जो FK वाले 5 सवाल है वो भी FL में डाल, हाँ, उसके फिर 10 हो जाएंगे। 10 हो जाएंगे वो। अच्छा जी, अब मैं क्या बात कर रहा था कि जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में हाईली कोरिलेट कर जाएं तो दैट इज द प्रॉब्लम। और वो पता कैसे चलेगा? वो ये इन वैल्यूज के थ्रू VIF की जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 5, दैट शुड बी लेस देन 5। तो यहाँ पे है लेस देन 5 है सारी वैल्यूज, ठीक है। इट मींस के मल्टीप्लिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात क्लियर हुई? हाँ जी, अब पूछना क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ तक मसला क्लियर, ठीक है। ये हमारे पास आगे मल्टीप्लिसिटी। अब देखिए टेस्टिंग हमारी अभी तक के लिए अभी और भी है लेकिन अभी तक आपके लिए इतने ठीक है। अब हम करेंगे मेन तो आपका था ना रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। चेक कर लिया? ये जो वैल्यूज है सर इनको मेंशन करना, आपने नहीं करना, सिर्फ देखना, आपने नहीं करना, कॉपी कर देना, ठीक है। SPSS में से जब टेबल उठाएंगे ना आपको पहले फॉर्मेटिंग उसकी करनी पड़ेगी आपको। तो ये मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा इजी है ये, ठीक है। इसमें आइटम किसी के अगर आइटम्स नहीं भी ना है ना, किसी के मिडिएशन एनालिसिस नहीं भी है, सिंगल आइटम लेके वैसे आप नीचे उसकी लिस्ट एक बना के डिपेंडेंट वेरिएबल साथ रख के आप वैसे एरो लगा दें, उस पर रन कर दें एनालिसिस। उस केस में आपको रिलायबिलिटी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, उसमें सिर्फ आपने बस रिग्रेशन का टेबल उठाना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपने उसके जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट है उसका टेबल उठा लेना अपने पास। हाँ जी, चले आगे। अच्छा भाई, अब मैं अगेन यहाँ पे जा रहा हूँ, ये पीछे बैक पे जा रहा हूँ एडिट पे। ये मॉडल मेरे पास आ गया दोबारा। अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है इसके बाद? बूटस्ट्रैपिंग। एल्गोरिथम रन होंगे तो बूटस्ट्रैप मॉडल रन होगा, एक बार याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आपने ऐसे रहने देना है बूटस्ट्रैप सेटअप। जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन आ रही है बूटस्ट्रैपिंग की 5000 है, सब सैंपल 1000 है, जो मर्जी है, आपने बस इसको जो है वो अपने कैलकुलेशन को आपने स्टार्ट कर देना है आपने। नहीं कि वो जीरो मीन्स है, ये उसकी ये सिग्निफिकेंस वैल्यू है, कभी आप छोड़ दीजिए इसको। अच्छा, अभी देखें, अभी तक हमने पाथ कोफिशिएंट नहीं देखे, ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं देखे, जो हमारा मेन रिग्रेशन का काम है। अब हम बूटस्ट्रैपिंग में हम ये काम करेंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ पे ये पाथ कोफिशिएंट पे। ये टेबल पहले पूरा नहीं आ रहा था, आपको याद होगा, ठीक है। अब ये पूरा है। जब मैं पहले चीज़ दिखाना चाहता हूँ, शायद मैं बाद में माउस में बिजी हो गया मैं। ये टेबल पहले पूरा नहीं था,
क्योंकि हमने पहले बूटस्ट्रैपिंग जो है वो रन नहीं की थी। अब ये रन की है, ये पाथ कोफिशिएंट आ गया है। पाथ कोफिशिएंट क्या है बेसिकली, एरो नजर आ रही है कि फाइनेंशियल नॉलेज का हमने पाथ बनाया था ना पहले, कनेक्ट किया था जो FK का FR के साथ, FR का ID के साथ, FL का FR के साथ, ऐसे था ना। तो ये बेसिकली उनकी अब ये कोफिशिएंट वैल्यू और उनकी सिग्निफिकेंस वैल्यू है। पहला कॉलम क्या है, ओरिजिनल सैंपल O, ये वो है बेसिकली दैट इज द बीटा कोफिशिएंट जो हम SPSS में या स्टेटा में अदर सॉफ्टवेयर करते हैं, दैट इज द बीटा कोफिशिएंट। ये सैंपल मीन है, सैंपल मीन वैल्यूज की ये, ठीक है। अभी इसको जो हम आपने डिस्क्रिप्टिव में जो के करना है, ये आप लोग इसको आपको मैंने चीज़ कही थी कि जितने भी आपके आइटम वाइज स्केल होती हैं, आइटम वाइज उनकी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। सैंपल मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन हमने उसका एस्टिमेट नहीं करना। इस टेबल में हमारे पास जो है वो 4 कॉलम इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 बीटा कोफिशिएंट, नंबर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्मार्ट पीरियड इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है, बट दैट इज अ स्टैंडर्ड एरर, दैट इज अ स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या मैं आपको बताता हूं जरा बाद। इसके बाद टी स्टैट और इसके बाद इसकी पी वैल्यू, ये सारी आपस में लिंक कर रही होती हैं। आप लोगों ने चाहे स्टैट नहीं पढ़ी हुई, मैं आपको छोटी चीज समझाने के लिए, आपने सिर्फ इसकी बेस पे और इसकी बेस पे आपने इंटरप्रिटेशन कर देनी है, ऐसी है ना। लेकिन इनका क्या ताल्लुक है, एक्चुअली में जो टी स्टैट है ना, दैट इज इक्वल टू बीटा कोफिशिएंट ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा। आप बीटा कोफिशिएंट को आप ये इस पे डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। और अगर आपकी टी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 1.96 तो ये आपकी पी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट होगी, ये आपको ग्रीन कर देगा। टी वैल्यू अगर आपकी 1.96 से ग्रेटर है, अब टी वैल्यू पी है तो उस पे पी वैल्यू की 0.00 है, इसका सारे 0.0 हाईली सिग्निफिकेंट, वन सारे 1% पे, 5% पे कोई भी नहीं, सारे ही 1% पे हैं, हाईली सिग्निफिकेंट। आपको ये भी इसमें देखें जो है वो याद करने की जरूरत नहीं रही, उसने खुद ब खुद ग्रीन कर दिया है। जो ग्रीन है वो सिग्निफिकेंट है, जो रेड है वो इनसिग्निफिकेंट हो गया। यहाँ पे कोई इनसिग्निफिकेंट है ही नहीं है, ठीक हो गया। सिग्निफिकेंस पता चल गया आपको यहाँ पे। अब आ जाए बीटा कोफिशिएंट पे, पाथ कोफिशिएंट। फाइनेंशियल नॉलेज टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिस्क, साइन क्या है, पॉजिटिव। इट मींस फाइनेंशियल नॉलेज पॉजिटिवली एंड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द फाइनेंशियल रिस्क। जितना फाइनेंशियल नॉलेज होगा उतना ही जो इन्वेस्टर है वो, उतना ही जो है वो इन्वेस्टर जो है वो रिस्क को अडॉप्ट करेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव है ना, जितना उसके पास फाइनेंशियल नॉलेज होगा, ठीक है, उतना ही वो रिस्क को अडॉप्ट करेगा। फाइनेंशियल नॉलेज आल्सो डायरेक्टली अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जितना फाइनेंशियल नॉलेज होगा उतनी ही उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन पावर जो है वो स्ट्रांग होगी, ये मतलब है इसका। एंड दैट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। इस पे आ जाए फाइनेंशियल रिस्क टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, एंड द इन्वेस्टर या जो भी इंडिविजुअल है who takes more risk in the financial decision, क्या होगा इसका, also will have better investment decision power, will have the better investment decision power या will have the better investment decision, ठीक हो गया। ये इसके बस एक इंटरप्रिटेशन है, साथ बीटा क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन कर देना जिस तरह पहले को बताई है मैंने, क्लियर है बात। ये तो के पाथ कोफिशिएंट, ये भी आपने डायरेक्ट कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी टू एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट अपने वर्ड में पेस्ट कर देना आपने। इसके बाद आप लोग एक जो आपने देखना, जब ये तो थे ना पाथ कोफिशिएंट, अब आ जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट पे, कि डायरेक्ट इफेक्ट किसका है वेरिएबल के साथ, और इनडायरेक्ट इफेक्ट या टोटल इफेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले अभी हमने पाथ कोफिशिएंट एक्सप्लेन किए हैं, अब हम करेंगे इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, थ्रू द मीडिएशन चैनल, थ्रू द मॉडल आपने देखा था ना आपने कि मीडिएशन चैनल के थ्रू आईवी का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट पे, तो ये देखें आपके पास जो है वो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट आ गए। फाइनेंशियल नॉलेज का इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे क्या इफेक्ट है, लेकिन इसके दरमियान क्या है, मीडिएशन है इसकी फाइनेंशियल रिस्क की, ये इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही है अभी। और फाइनेंशियल लिटरेसी का जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे क्या इंपैक्ट है, इनडायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि अभी डायरेक्ट नहीं है ये।
डायरेक्ट ये नहीं है, थ्रू द मीडिएशन चैनल है। तो ये भी देखिए पॉजिटिव भी है और ये दोनों सिग्निफिकेंट भी हैं। इसके बाद आप लोग आ जाए, यहां पे दिया भाई टोटल फैट्स। ये ऑलमोस्ट ये देखें, ये टोटल फैट वही है जो कि आपके क्या थे ये पाथ कोएफिशिएंट वही है। चेक कर लें जरा, एक बार वेरीफाई कर लें जरा। जी सर वही। ठीक है, दोबारा अगर आपने देखने हैं, ये वैल्यूज कुछ रिकॉर्ड करें 0.45 0.36, तो मैंने पाथ कोएफिशिएंट पे क्लिक किया तब तकरीबन ऑलमोस्ट है वो सारे वही हैं। ठीक है, सिर्फ कोएफिशिएंट वैल्यूज यहाँ थोड़ी सी चेंज हुई है बस। ठीक है, हाँ जी। ये अभी देखें तकरीबन आप कह रहे हैं कि ये अभी आपके सिर्फ पाथ है, पाथ वाइज है, वेरिएबल टू वेरिएबल वाइज। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक और हमने जो टेबल आपने लेना है स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट का, एक था टोटल, एक है स्पेसिफिक। अब देखें दरमियान में मीडिएशन भी आ गई है। टोटल में क्या था, फाइनेंशियल नॉलेज टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऐसी था ना, उसमें दरमियान में मीडिएशन का नहीं बताया था, लेकिन वो इनडायरेक्ट था थ्रू द मीडिएशन। अब इसमें मीडिएशन चैनल के थ्रू किसने जो है वो स्पेसिफाई कर दी है, स्पेसिफिक कर दिया इसको। जी सर। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि इस मॉडल में हमारे पास अभी सिर्फ एक मीडिएशन है। अगर दो होंगे ना तो ये आप स्पेसिफिक करेंगे ना, इस पर क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिकली जितने भी मीडिएटर हैं दो हैं, तो उन दोनों के मीडिएटर के साथ आपको सेपरेट जो है वो आपको एनालिसिस देगा। ठीक हो गया ये वो, लेकिन हाई एडवांस लेवल पे यूज होते हैं, मल्टी मीडिएशन मॉडल जो है ना एडवांस लेवल पे यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये आपका फाइनेंशियल नॉलेज का गेन जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे इफेक्ट है, ठीक है, थ्रू द मीडिएशन चैनल आल्सो पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट। तो ये टेबल्स हैं वो आपने बेसिकली जो है वो यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो है वो आपने उसमें कॉपी करके आपने उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन करनी है आपने। आप सिर्फ जिनका मीडिएशन एनालिसिस नहीं है उनका सिंपल रिलेशन एनालिसिस होगा ना, जस्ट लाइक आप कह लेंगे पाथ कोएफिशिएंट जस्ट लाइक, ठीक है, वो तो सीखो करेंगे। जिनका मीडिएशन है जैसे इसका है, आपका है ना मीडिएशन, हाँ मीडिएशन का मॉडरेशन है, तो आपका इस तरह बनेगा। ठीक है, आप दोनों टेबल्स को जो है ना इसको रिपोर्ट करेंगे आप। ठीक है, इसके अलावा भी हैं जैसे आउटर लोडिंग है वो क्या होती है वो भी करा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज पे अगर किसी ने कोई अभी बल्कि बुखारी साहब की वर्कशॉप है वो उसमें करने का, फिलहाल इसमें जो क्वेश्चन है वो आप पूछ लें। टेबल जब इसमें हैं, जैसे एक आर्ट्स के हमने किया था, याद होगा आर्ट्स की है, ये नीचे आ रहा है आर्ट्स की वैल्यू, ये इसमें है कि आपके जो आपने किया था ना एल्गोरिथम बनाना आपने, ये इसमें आपको उसमें से हमें कॉपी पेस्ट करना आपने। ये एल्गोरिथम रन हो गया, इसमें आ रहा है ये आर स्क्वायर की वैल्यू, ये देखें ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है इसमें। फाइनेंशियल रिस्क और ये है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दो वैल्यूज क्यों आई हैं देखें जरा, गौर से बताएं जरा, सोचें इस पे जरा, आर स्क्वायर की दो वैल्यूज क्यों हैं? एक मीडिएशन की है और मॉडल के साथ, और एक जो है वो आपकी जो है वो देखिए दो मॉडल है ना बेसिकली, देखिए देखा जाए मॉडल एक ही है, इसमें दो इक्वेशंस हैं। मीडिएशन पहले मीडिएटर मॉडल है जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल नॉलेज आपके आई हुए हैं, और डिपेंडेंट क्या है फाइनेंशियल रिस्क, ये उसका आर स्क्वायर है। हमने तो यहाँ पे इकट्ठा मॉडल बनानी है ना मीडिएशन करके, लेकिन अगर हम इसको दो इक्वेशन में सेपरेट करेंगे तो पहली इक्वेशन में डिपेंडेंट क्या होगा फाइनेंशियल रिस्क, और दूसरी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये पहली इक्वेशन का जो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है ये उसका आर स्क्वायर है कि फाइनेंशियल रिस्क और फाइनेंशियल नॉलेज कंबाइनली कितने परसेंट चेंज लेके आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में? 32%। 32% वेरिएशन in the financial risk is due to financial literacy and financial knowledge। ऐसे ही है। अब आ जाए इस पे, ये क्या शो कर रहा है? Almost 37% variation in investment decision is due to financial literacy, financial knowledge and financial risk। जो एंड वाला है डीबी आईडी वाला, ये इसमें मीडिएशन भी है और आईवी भी है। तो 37% जो वेरिएशन है डिपेंडेंट वेरिएबल में वो इन तीन वेरिएबल की वजह से है।
रिमेनिंग जो 63% है वो अदर फैक्टर की वजह से है। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है बस। कोई मसला कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर मैंने लास्ट में पूछना था